हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज यूपीएससी का ऐसे पेपर था, आपको पता होगा, और हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो 4 और 4 8 जो ऐसे का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। और किसी एक पर लिखना होता है, दोनों सेक्शन में एक एक करके, यानी 2 टोटल ऐसे लिखना होता है। आप जानते होगे दिस इज अबाउट मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन है कि किस तरह से प्रीलिम्स रिपीट करती है पीवाईक्यूज को। learnupies.com पे फिर जाके आप हमारे कोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चेकआउट कर सकते हो, डेमो वीडियोस अवेलेबल है। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और, हमारे किसी भी वीडियोस में नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है फ्री क्विज का, उसको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ्री क्विज है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का ऐसे, अगर आपको पता है, 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी होते हैं। सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स दिए होते हैं, उसमें से किसी एक पर 1000 से 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। सिमिलरली सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं जिसमें से किसी एक पर ऐसे लिखना होता है। तो पहला था ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। अगर बताए ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या होता है, कोई 2 वर्ड होता है, उसका 2 अपोजिट मीनिंग और एक साथ पढ़ा जाए, जैसे डेफनिंग साइलेंस, है ना, सीरियसली फनी, लिविंग डेड, बिटर स्वीट, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स आयरनिकल होता है। तो इसी को, ये बहुत हाईली फिलोसफिकल है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इस पर मत लिखिएगा, इसको टच मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है, अगर आपको इसका मीनिंग ठीक से नहीं पता है और आपने गलत ऐसे लिख दिया तो आप गए काम से। इसलिए अगर आप बहुत फिलोसफिकल हैं, आप जानते हो कि इसका क्या डेप्थ में मीनिंग है, तभी इसको लिखिएगा। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच बट हैविंग 2 अपोजिट और मैचिंग येट कंट्राडिक्टरी वर्ड साइड बाय साइड, है ना। जंबो श्रिम्प, डेफनिंग साइलेंस, ऐसा वर्ड लिखा है, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरह के ऐसे को बिल्कुल भी मत टच कीजिएगा। दूसरा है ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, वासा दिमाग बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये भी फिलोसफिकल है, लेकिन इसका मीनिंग क्लियर है ना, कि जो शुक्रगुजार होता है, थैंकफुल, ग्रेटफुल होता है, उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर होता है। और लाइफ के हर फेज में आप कह सकते हो जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया, वॉट एवर इज गॉड्स ग्रेस, है ना। ओके, इस पर ये बेस था। तीसरा जो है वो बहुत मीनिंगफुल था, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। ये देखिए, समझना जरूरी है। देखो बड क्या होता है, आप जानते हो कि ये बड है, पहले बड होता है ना, फिर कुछ फ्लावर बनता है, कुछ में थॉर्न बनता है। तो थॉर्न क्या होता है, परेशानी, मुसीबत। एक बर्ड है, वो इवॉल्व होके थॉर्न बन गया, चैलेंज, डिफिकल्ट चीज बन गया। यानी बर्ड से उम्मीद क्या था, होप होता है ना कि जाके फ्लावर बनेगा, लेकिन फ्लावर के साथ साथ कुछ कुछ थॉर्न बन जाते, ठीक है। So if thorn is a change but can be understood as a metaphor of how something meant for growth or beauty can transform into means of protection again because of its circumstances. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, फादर के बारे में लिख सकते हो, राइट कि एक बर्ड थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत सारी परेशानी देखी, झेली, है ना, और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर्न का काम क्या होता है, थॉर्न जो होता है वो रोज के आसपास होता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके उसे डैमेज से। इस सेंस में सोचा सकता है बर्ड का एक पोटेंशियल राइजिंग स्टार थी, है ना। और थॉर्न जो चैलेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई थॉर्न बन गया है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर खराबी ही होगी। वो हो सकता है बहुत ही चैलेंजिंग ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में। आप एक किसी कंट्री के बारे में कर सकते हो, है ना, ह्यूमन बीइंग के बारे में, फादर के बारे में, किसी लीडर के बारे में, ठीक है। उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, हर एस्पेक्ट से सोच सकते हो। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। तो वो बर्ड जो है वो थॉर्न बन गया, कांटा बन गया, इसलिए कि हो सकता है उसके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो। इसीलिए हर थॉर्न को आप बुरा ना समझो। दूसरी बात, थॉर्न यूजलेस नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है, ठीक है। सो ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है व्हेन 2 एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। जब भी 2 ताकतवर लोग लड़ते हैं तो जो कमजोर है वो मार खा जाता है, हालांकि वो उसका पार्ट नहीं होगा तो भी। ओके, ये बहुत फेमस अफ्रीकन प्रोवर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे जब भी वॉर्स होती है, मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, तो इसमें मेनली कई बार कहा जाता है कि लीडर्स का ईगो है, उसकी वजह से वॉर हो रही है। लेकिन आम कॉमन मैन जो है वो पिसा जा रहा है, क्या इजराइल ईरान वॉर, कोई भी चीज आपको हो सकता है कॉमन मैन का कोई रोल ही नहीं हो डिसीजन लेने में। लेकिन जब भी बड़े बड़े लोगों की जंग होती है तो जो आम आदमी वो पिसा जाता है। और कई बार ऐसा होता है, कई सूडान में सिविल वॉर हो रहा है। सो इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड, मतलब वीक जो है उसको क्रश कर दिया जाता है। इवन इफ अगर वीक का कोई से नहीं है, वीक ने कोई डिसीजन नहीं भी लिया है, अगर 2 बड़े ताकतवर लड़ रहे हैं, ठीक है, इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे वॉर से कंपेयर कर सकते हो। एक और हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट से भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उससे बच्चे पर, चिल्ड्रन पर असर पड़ता है। अगर डाइवोर्स हो जाएगा, हो सकता है हस्बैंड किसी और जगह शादी कर ले, वाइफ कहीं और जगह शादी कर ले, लेकिन बच्चा पर बहुत खराब असर पड़ता है।
तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसको बहुत तरीके से आप उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में थिंक करके आंसर लिख सकते हो। अब लोग चलते हैं सेक्शन बी में। इसमें 4 सेक्शंस थे, आप देख सकते हो। नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। तो इसमें से किसी एक में लिखना होता है, आप जानते हो कि 1000 से 1200 वर्ड्स में। नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट जो है वो राल्फ वाल्डो एमर्सन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। फिजिकल वर्ल्ड एक्ट्स एज एन आउटवर्ड विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ इनर डिवाइन रियलिटी। अब देखो कहते हैं इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हो, यानी स्पिरिट जो आत्मा आपकी सोच है वही आपका नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, राइट। इस तरह से सोचा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, अगर आपका नियत साफ है, प्लेन इंटेंशन के आदमी हो, तो आपके एक्शन में आपके नेचर में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो ये तो ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में हो गया। बस ये रिवर्स में, अगर किसी का स्पिरिट आत्मा खराब है, करप्ट हो गई है, तो उसके नेचर में वो रिफ्लेक्ट होगा उसके एक्शन बिहेवियर में, है ना। सीड ग्रोइंग इनटू अ ट्री, सिंबल ऑफ लाइफ ग्रोथ एंड पोटेंशियल। तो नेचर जो दिखता है, स्पिरिट जो है आत्मा होती अंदर होती किसी आदमी की, किसी जानवर की, किसी एनिमल की, किसी प्लांट की, है ना। सो सनराइज दिखता है, उसका नेचर क्या है ना, ये नेचर है। और सिंबल क्या है जिसका स्पिरिट, उसका क्या, रिन्यूअल एंड होप। फ्लावरिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, उसका क्या है, उसका जो स्पिरिट है वो है चेंज एंड कंटिन्यूटी, है ना। ये से ऑटम लीव्स, पतझड़, है ना। फ्लावरिंग ब्लूम, तो ब्यूटी, क्रिएटिविटी, अनफोल्डिंग ऑफ द सेल्फ, ये होता है। और नेचर इसका है फ्लावरिंग ब्लूम। हाँ, तो वही वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि नेचर, स्पिरिट को नेचर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल हैव ऑलवेज मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, यानी क्यूरियोसिटी की बात हो रही है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हमेशा चाहेगा ज्यादा क्वेश्चन पूछना, उसके अंदर ना क्यूरियोसिटी होगी। जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने पढ़ा, उसने दुनिया देखी, गैलीलियो ने या किसी ने, साइंटिस्ट ने, उसने देखा स्टार क्यों एग्जिस्ट करता है, ये काहे है, कैसे घूमता है, एटसेट्रा। तो उससे फिर लोगों ने बिग बैंग थ्योरी, ये यूनिवर्स बना कैसे, तो लोगों के अंदर क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन ही आया था क्या, तभी तो डिस्कवरीज हुई। तो जो लोगों ने डिस्कवरी किया उनके दिमाग में पहले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, फिर वो क्वेश्चन तलाशते तलाशते उसके आंसर पे पहुंचे, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज से कनेक्ट कर सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डिफरेंट डायरेक्शंस में आप इसके बारे में सोच सकते हो ना। हाँ, तो जो इग्नोरेंट जाहिल माइंड होता है वो बेचारा उतना ज्यादा सर्टेनिटी चाहता है, वो नई नई चीज तलाशना नहीं चाहता है ना। सोक्रेट्स ने भी पूछा, बात की थी सबकी, है ना, कि जैसे नॉलेज के बारे में, है ना, कि नॉलेज इज वर्चू। सोक्रेट्स ने, प्लेटो ने, बहुत सारे लोगों ने कहा, ये सब स्कॉलर से आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा, जितना ज्यादा एजुकेटेड होगे उतना ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उतनी जानने की इच्छा होगी, क्वेश्चन पूछने की इच्छा होगी, है ना, क्यूरियोसिटी, है ना। तो ये सब क्लियर है। शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। शेल्विंग मतलब छोड़ देना, जो भी डिफिकल्ट डिसीजन है उसको छोड़ दो, साइड कर दो। तो सबसे लेस एथिकल काम है, सबसे लीस्ट एथिकल काम है। क्यों? ये बहुत मीनिंगफुल है। शेल्विंग हार्ड डिसीजन यानी जो मुश्किल डिसीजन है उससे किनारा कतरे कि अवॉइड करेंगे, छोड़ो, नहीं लेता डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्यूरोक्रेट हो, आपके अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक से नहीं काम किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा पावरफुल है, तो आप क्या कहोगे कि छोड़ो, टॉस पे एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये एथिकल तो होगा, बहुत लेस एथिकल है ये काम। क्यों? अगर आपने एक्शन नहीं लिया बचने के चक्कर में कि बहुत डिसीजन, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, तो छोड़ो, हटाओ, साइड लग लेते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो वो एथिकल काम नहीं है, लीस्ट एथिकल काम है, बिकॉज बाद में उस पर नुकसान हो सकता है ना। तो साइलेंट रहना जहां पर जुल्म हो रहा है, जहां पर झूठ, गलत काम हो रहा है, वो भी एक तरह से अनएथिकल के साथ खड़े होना है, ये कहना जा रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अ गुड लीडर इज द वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। देखो इसमें एक बहुत अच्छा कौटिल्य का कोट याद आ गया ना, बिहाइंड द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। बिहाइंड द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो प्रजा यानी जनता चाह रही है वही राजा को करना होता है, उसी की खुशी में उसकी खुशी है। सिमिलरली गुड लीडर इज द वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स, यानी अपना दिमाग नहीं लगाता है बल्कि लोगों की बात सुनता है, गुड लिसनर है, लोगों की परेशानी को सुनता है, गुड फीडबैक लेता है, और लोग नाराज है तो उसकी बात सुनता है। लीडर गिव्स डायरेक्शन, फॉलो, ओबे द, लिसन टू द पीपल। आप खाली अपनी मनमानी नहीं करता है ना, लिसन्स टू द विलेजर्स, है ना। कोई भी अगर आप, तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या कोई चीफ मिनिस्टर है, तो वो जनता दरबार लगाते ताकि लोगों की बात सुने। फीडबैक के लिए बहुत सारे ऐप्स, वेबसाइट्स बने होते हैं ताकि इंपैथी, ह्यूमिलिटी, लोगों का जो पेन है वो समझे। हो सकता है कोई बंदा शहर में रहा हो और वो IAS बन गया, DM बन गया, तो उसको विलेज के बारे में पता नहीं होगा, लोगों की गांव में जो परेशानी है वो समझ ही भी नहीं आएगा। तो जब जाएगा, लोगों से मिलेगा, लोगों की बात सुनेगा, तभी तो सॉल्व करेगा डिस्प्यूट, प्रॉब्लम। तो गुड लीडर का वही सबसे अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों की बात सुनता है, लोगों की परेशानी सुनता है,
ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ये चारों क्लियर होगा, है ना। और इस तरह के हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं हम लोगों ने बताया है। learnupies.com पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और किसी भी वीडियो के अभी जितने भी रिसेंट में वीडियोस डाल रहा हूं उसमें नीचे जाना तो एक कोई फ्री क्विज अवेलेबल है, उसका लिंक अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।